बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बना के और इसके ऊपर ये लॉगिन की कोडिंग की थी। अब हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे और मजीद कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखें कि जो भी हम बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, कोई ना कोई बिजनेस मौजूद है, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन सबको सामने रख के हमने अपना एनालिसिस करना होता है, फिर डिजाइन करना होता है और फिर हम कोडिंग की तरफ आते हैं। ये एनालिसिस डिजाइन की जो तफसीलात हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आप पढ़ते हैं और हमारा क्योंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स है तो हम उसमें प्रोग्रामिंग वाले हिस्से को फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके एनालिसिस और डिजाइन पे बात किए बगैर हम इधर आ जाएं, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग शुरू कर दें। असल में जो डिजाइन है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कोडिंग के साथ। जो एनालिसिस हमारा होता है सॉफ्टवेयर का वो तो हमारा सिस्टम के व्हाट एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि बेसिकली सिस्टम क्या है, what are the inputs, what are the outputs, what are the actors, what are the requirements, what are the constraints, सारा what चलता है रिक्वायरमेंट्स में। जबकि डिजाइन जो हमारा होता है वो हाउ पे फोकस करता है कि जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स में कैसे कन्वर्ट होंगी, क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, किस तरीके से हम वो अचीव करेंगे जो हमने एनालिसिस में हमने तय किया कि हमने क्या करना है, क्या अचीव करने जा रहे हैं, उसको कैसे अचीव करेंगे, ये डिजाइन में होता है। डिजाइन जो होता है हमारा वो हमारा कई लेवल्स पे होता है। सबसे पहले जो हमारा बेसिकली हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। ये बड़ा हाई लेवल डिजाइन होता है। इसमें हम तय करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स की आपस में इंटरेक्शन कैसे होगी। फिर उसके बाद हम डिटेल डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन के बाद डिटेल डिजाइन करते हैं। अब आर्किटेक्चरल डिजाइन की अपनी एक थ्योरी है अपनी के जी कौन कौन से सिस्टम्स के लिए कौन से डिजाइन प्री डिफाइंड आपके जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, पैटर्न्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं कि जी इस तरह की एप्लीकेशन है तो ये करना चाहिए, बिजनेस एप्लीकेशन बनानी है तो ये होना चाहिए, रियल टाइम एप्लीकेशन बनानी है तो ये होना चाहिए, कंपाइलर बनाना है तो इस तरह का आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉलो करना चाहिए। उसकी एक अपनी थ्योरी है, उसकी एक अपने प्रिंसिपल्स हैं। उसकी ज्यादा तफसील में तो हम नहीं जाएंगे इस सेमेस्टर में क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 का पार्ट है। हम जो बात कर रहे हैं कि जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमने कौन सा आर्किटेक्चरल जो है वो डिजाइन फॉलो करना है, उसके बाद हम उसका डिटेल डिजाइन बनाते हैं। यानी अब जो आर्किटेक्चर डिजाइन में हमने मेजर कंपोनेंट्स डिसाइड किए होते हैं अब उनकी हम तफसील लिखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस होंगी, क्लासेस में क्या क्या होगा, ठीक है, और क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। और अगर और ज्यादा अंदर उतरे तो फिर हम उसके जो मेथड्स हैं उन मेथड्स की जो लॉजिक क्या होगी, यानी उनका सूडो कोड तक, इस लेवल तक हम जा सकते हैं, उनके फ्लो चार्ट सूडो कोड तक जा सकते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह एक डेटाबेस डिजाइन एक अलग हो रहा होता है, डेटाबेस एनालिसिस, डेटाबेस डिजाइन वो एक अलग पैरेलल चल रहा है। अच्छा, अब जब वो डिजाइन हो जाता है, क्लासेस हमने डिजाइन वो डिसाइड कर ली हैं डिटेल डिजाइन में कि कौन सी क्लासेस होंगी, उनमें क्या डेटा मेंबर्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे, क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। तो अब कोडिंग में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, डेवलपमेंट, जो भी कह लें आप, प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हम बेसिकली उन्हीं क्लासेस को कोड कर देते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इस सेमेस्टर में हम कर रहे हैं, हम तो
प्रोग्रामिंग के कोर्स है तो हम प्रोग्रामिंग से शुरू कर रहे हैं, एनालिसिस डिजाइन को हम स्किप कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको पूरा स्किप नहीं करेंगे, हम उसको क्विक एनालिसिस और क्विक डिजाइन करके अपने कोडिंग की तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो फिर हमें सिस्टम एक डिसाइड करना पड़ेगा। हम एक छोटा सा सिस्टम लेंगे और उसी को लेके चलेंगे। आपको याद होगा मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था कि एक बिजनेस एप्लीकेशन का क्या आर्किटेक्चर होता है। हम जो एक टिपिकल आर्किटेक्चर जिसमें कंट्रोलर, हमारे यूआई कंट्रोलर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, डेटाबेस, ये पूरा साइकिल जो था हमने डिसाइड किया था, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे और फिर यही वाले सारे कॉन्सेप्ट उस एग्जाम्पल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मैंने डिसाइड किया है एप्लीकेशन, वो एक छोटी सी चाइल्ड केयर सेंटर जो होता है उसकी एप्लीकेशन है। चाइल्ड केयर सेंटर हमारे बेसिकली इस तरह होते हैं कि जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं या फिर जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो हाउसवाइफ्स नहीं होती, वो अपने बच्चों की देखभाल घर में नहीं कर सकती अगर जॉब करती हैं तो या सिंगल फादर है और उस वो बच्चे उसके साथ रह रहे हैं, उससे जॉब पे जाना है, तो वो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में जितनी देर जॉब कर रहा है उतनी देर वहां पे छोड़ सकता है। छोटे बच्चे भी होते हैं वहां पे और बड़े भी होते हैं वहां। उनका कुछ उनकी केयर भी होती है, थोड़ी बहुत उनकी जिसे कह लें कि उनकी एक्टिविटीज भी होती हैं जिनसे वो कुछ सीखते भी हैं। तो ये सारा एक चाइल्ड केयर सेंटर में होता है, उसकी एप्लीकेशन है। उसका पहले मैं आपको डेटा मॉडल दिखाऊंगा। डेटा मॉडल का मतलब उसकी मैं आपको डेटाबेस की जो है वो पिक्चर दिखाऊंगा, ईआर डायग्राम दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगी कि उसमें क्या क्या होगा। तो ये है हमारे सिस्टम की पिक्चर। इसमें आप देखें आपके पास ये जो नजर आ रही है एंटिटीज, एक पेरेंट्स की है, एक चिल्ड्रन की है, एक बिल्स की है, एक बिल स्टेटस की है और एक पेमेंट्स की है। तो सबसे पहले पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का डेटा है, पेरेंट का आईडी है, नाम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, सिटी, स्टेट, होम, फोन, सेल फोन, अदर डिटेल्स। और फिर उसके बाद चिल्ड्रन है, 1 to many का रिलेशनशिप है कि एक पेरेंट के एक वक्त में एक से ज्यादा बच्चे भी उस उधर हो सकते हैं और एक वक्त में ना हो, मुख्तलिफ औकात में भी हो सकते हैं, तो हम वो रिकॉर्ड सेव करेंगे। पेरेंट का डेटा एक दफा आ गया तो उसके बच्चे जब जब आ रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में तो वो उनका डेटा यहाँ आता जाएगा। चाइल्ड का आईडी है, फिर उसका पेरेंट का आईडी आएगा, चाइल्ड का जेंडर, चाइल्ड का नेम, लास्ट नेम, उसका निक नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये एज को हम स्किप करेंगे, डेट ऑफ एज हम रन टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी अदर डिटेल्स चाइल्ड की। उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना बिल्स हैं। बिल से मुराद ये है कि बेसिकली जो भी सर्विसेज आप उसको बच्चे को दे रहे हैं और उनके लिए आप चार्ज करेंगे। तो एक तो है कि जो वैसे मंथली फीस है वो, उसके अलावा क्या कहते हैं ये हो सकता है कि आपने उसे कुछ खिलाया पिलाया है, उसने उसको कुछ एक्टिविटीज करवाई हैं उनके, तो वो इधर जो है कैटेगरीज होंगी कि किस किस टाइप की सर्विसेज है। तो ये बिल स्टेटस कोड में सर्विस कोड आएगा, कोड कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी मर्जी का। उसके बाद उसका नाम आएगा सर्विस का, उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह आएंगी। और फिर क्या कहते हैं अपना ये आएगा कि कौन सी सर्विस दी, किस पेरेंट के नाम बिल है, किस डेट को बिल इशू किया, कितना अमाउंट उसका बनता था, उसकी पेमेंट किस डेट को पे किया, लास्ट पेमेंट कितना अमाउंट पे किया, कितना आउटस्टैंडिंग है। और जब पेमेंट्स होती रहेंगी, मिसाल के तौर पे 10,000 बिल बनाए तो 2,000 रुपये जमा कराए हैं, तो इधर 8,000 जो है वो अमाउंट पेड में 2,000 आएगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग में 8,000 आ जाएगा। तो इधर 2,000 की एंट्री, फिर उसके बाद 4,000 और पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग में आपका 4,000 आ जाएगा, क्योंकि 2 पहले किया था, 4 अब कर दिया, तो 6 पेड हो गए, 4 बच गया, तो आउटस्टैंडिंग में 4 आ जाएगा, इधर 4,000 की एक अलग एंट्री आ जाएगी। इस तरह करके ये चलेगा। ये हम जब इसको करेंगे आगे जाके तो फिर तफसील। अब इसमें देखें कुछ तो टेबल्स ऐसे हैं, कुछ ये एंटिटीज ऐसी हैं जिसमें किसी और की, जो हमारी ये फॉरेन की नहीं आ रही, यानी इंडिपेंडेंट है, जैसे पेरेंट का है। अच्छा, चाइल्ड में सिर्फ पेरेंट की आ रही है। इधर जो है वो क्या कहते हैं अपना बिल का आईडी आ रहा है। इधर जो है वो बिल में स्टेटस, बिल स्टेटस का भी आ रहा है और पेरेंट का भी आ रहा है। और ये जो है इसमें भी कोई नहीं आ रहा। ठीक है।
अब बेसिकली ये सिस्टम है। सबसे पहला काम हम जो करेंगे ना, वो हम ये करेंगे कि ये जितनी हमारी ये जो मॉडल कहलाता है ये, यानी कि ये बेसिकली बिजनेस मॉडल है। यानी वो क्लासेस जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हैं वो बिजनेस मॉडल कहलाता है। अभी जो क्लासेस हमारी और बनेंगी यूजर इंटरफेस की मिसाल के तौर पे फॉर्म्स बनेंगे, कंट्रोलर्स बनेंगे, बिजनेस लॉजिक बनेगी, डेटा एक्सेस बनेगी, वो सारे इस वो बिजनेस मॉडल नहीं है। ठीक है, वो एप्लीकेशन की क्लासेस जरूर हैं हमारे। कोई डेटा एक्सेस के लिए है, कोई बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए है, कोई वैलिडेशन के लिए है, कोई यूजर इंटरफेस के लिए है, फॉर्म वगैरह, लेकिन वो बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, तो बिजनेस हमारा इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वो इन्हीं की, बाकी सारी चीजें इन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए है। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है, इसको मॉडल कहा जाता है इंडस्ट्री में। वो मॉडल वो सेट ऑफ क्लासेस होती हैं जो कि हमारी बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हैं, बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करती हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, अब कुछ आगे जाके अब आप देखेंगे कि जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे या अपने एडवांस सेमेस्टर्स में कुछ कोर्सेज पढ़ेंगे आप, उसके अंदर ये देखेंगे कि कुछ फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे आप, वहां पे मॉडल में ये चीज भी आ जाती है कि बिजनेस लॉजिक को तो वो रिप्रेजेंट वो उसको करते ही हैं, प्लस जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको तो रिप्रेजेंट करती ही हैं वो क्लासेस मॉडल की, लेकिन उसके अंदर कभी कभार डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड भी होता है। ठीक है, तो उसको भी मॉडल कहा जाता है। तो ये दो ऑल्टरनेट डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम जिस मकसद उसके लेंगे, हम मॉडल को यही कहेंगे कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये क्लासेस हमारी, ये मॉडल कहलाएंगी। तो इस नाम से हम एक फोल्डर बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और उसमें ये सारी क्लासेस बना के रख लेंगे। अब ये क्या है कि क्लास का ये नाम होगा, ये उसके डेटा मेंबर्स होंगे। अब हर डेटा मेंबर की हम डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो और जब हम आगे डेटाबेस कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो फिर हम इनको इनका डेटाबेस भी बनाएंगे कि टेबल्स बनाएंगे, उनके कॉलम्स की डेटा टाइप्स रखेंगे। और उसी तरह की डेटा टाइप्स जो है वो हम जब क्लासेस इधर बनाएंगे, उन क्लासेस में मिसाल के तौर पे वहां पे हम डेटाबेस में वारचार रखते हैं, तो यहाँ हम अपने जो, क्योंकि ये जब हम अपना कोड करेंगे तो ये तो C# लैंग्वेज में करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके अंदर जो वारचार डेटा टाइप तो नहीं होती, उसके अंदर हम स्ट्रिंग रखेंगे उसके लिए। कहीं वहां पे जो है हम वो डेसिमल है तो इसके लिए यहाँ पे फ्लोट रख लेंगे या डबल रख लेंगे, इस तरह की डेटा टाइप जो है वो हम बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो है हम करना शुरू करते हैं इसको, पेरेंट का जो है ना ये एक बनाते हैं हम सिंपल। इसमें पेरेंट आईडी को हम इंटीजर रख लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हम रख लेते हैं स्ट्रिंग, और जेंडर को हम रख लेते हैं इसको हम कैरेक्टर रख लेते हैं, और एड्रेस को भी स्ट्रिंग रखते हैं, एड्रेस लाइन 2 को भी स्ट्रिंग, और सिटी को भी स्ट्रिंग, स्टेट को भी स्ट्रिंग। होम फोन को हम इसको अब रखना चाहें तो इंटीजर रख लें, लॉन्ग रख लें, या फिर इसको स्ट्रिंग ही रख लें अगर आपने इसमें हाइफन वगैरह इंक्लूड करना है। तो इसको भी क्योंकि हमने वो उसको कोई उसके ऊपर देखें, नंबर रखने का फायदा तब होता है, किसी भी कॉलम की डेटा टाइप को नंबर रखने का फायदा तब होता है जब आपने उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हो, को प्लस माइनस करना हो, कुछ करना हो, हमने वो तो नहीं करना, इसलिए क्या कहते हैं हम इसको भी स्ट्रिंग रख सकते हैं होम फोन को, और सेल फोन को और अदर डिटेल्स इसको भी स्ट्रिंग रखेंगे। ये अदर डिटेल्स का कॉलम इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई इजाफी इन्फॉर्मेशन है जो इनमें फिट नहीं होती और वो आप रखना चाहते हैं तो इधर रख दें उसको। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ हम जाके अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाएंगे। कैसे, आप ये देखें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, सॉल्यूशन पे नहीं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड न्यू फोल्डर। ठीक है, और फोल्डर का नाम आप रख दें मॉडल। फिर इस मॉडल पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, इधर चले जाएं या इधर डायरेक्ट आ जाएं क्लास में। ठीक है, तो ये विजुअल C# में कोड पे जाके क्लास, क्लास में जाके आप इसका नाम लिख देंगे पेरेंट।
अच्छा, एक बात ये समझ लें कि वहां पे मॉडल में आपने डेटा मॉडल में देखा था, वो जो ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, वहां पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन ऐसे लिखा हुआ था प्लूरल। टेक्निकली ये चीज ठीक नहीं है, क्लास हो या एंटिटी हो, टेबल हो, कुछ भी हो, उसका नाम हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, पेरेंट होगा पेरेंट्स नहीं होगा, चिल्ड्रन चाइल्ड होगा चिल्ड्रन नहीं होगा, स्टूडेंट होता है स्टूडेंट्स नहीं होता। उसके अंदर आते मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं बेशक, वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें, लेकिन इसका मतलब उसका एंटिटी का नाम जो होता है वो सिंगुलर के तौर पे लिया जाता है हमेशा। या फिर कोई कलेक्टिव नाउन हो, जैसे वो एक नाउन ही वो उसको करता हो, जैसे हम कहते हैं कि हमारी आर्मी, अब आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, यानी इसका जो ये खुद आर्मी प्लूरल चीजों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वर्ड ये सिंगुलर है। और तो आर्मी की प्लूरल फिर क्या होगी, आर्मी, इस तरह करके जो है। तो हम उसको एंटिटी हो या क्लास हो, उसको सिंगुलर हमेशा नाम उसका रखते हैं। तो ये पेरेंट हम बनाएंगे क्लास। अब इसको यूज कहाँ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या इसका पर्पज है। तो ये आप देखें कि इसने ये एक नेम स्पेस बनाई है, जो लॉगिन एप्लीकेशन, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डॉट मॉडल, ये क्लासेस को ग्रुप करने के लिए। अब ये देखें, जो इसके अंदर क्लास डॉट मॉडल का मतलब ये है कि इस मेन नेम स्पेस ये है, उसकी सब नेम स्पेस ये है। तो ये क्लासेस हमारी इसके अंदर, नेम स्पेस को मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक लॉजिकल कलेक्शन होती है क्लासेस को ग्रुप करने के लिए, कि मॉडल से रिलेटेड एक तरफ आ जाएंगी, बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड एक तरफ आ जाएंगी, डेटा एक्सेस से रिलेटेड एक तरफ आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमने अब इसके डेटा मेंबर्स बनाने हैं। डेटा मेंबर्स में हमारे पास जो आईडी था, प्राइवेट इंट आईडी, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग में पेरेंट का नेम था, उन्होंने फर्स्ट नेम, इस तरह करके रख लें आप। असल में इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, जावा की नेमिंग कन्वेंशन तो कैमल केस थी, यानी कि उसमें आता आईडी, और ऐसे फर्स्ट नेम करना होता तो उसमें आता फर्स्ट नेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सी शार्प जो यूज करती है वो पास्कल नोटेशन ही यूज करती है इनके लिए भी, डेटा मेंबर्स और मेथड्स के नाम के नेम्स के लिए भी। मतलब ये कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो अब आईडी जो है वो इस तरीके से आएगा, आई कैपिटल के साथ आईडी आएगा, फर्स्ट नेम में एफ भी कैपिटल होगा और नेम भी कैपिटल होगा। इसी तरह हम इसमें जो है वो लास्ट नेम बना लेंगे, और उसके अलावा इसमें हमारे पास था जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट। जेंडर के लिए हमने कहा था कि हम कैरेक्टर टाइप रखेंगे, और इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। ये जो है हमारी ये हमने सारे डेटा मेंबर्स बना लिए। अच्छा, अब इनके, क्योंकि ये है हमारे प्राइवेट, तो इनको बाहर एक्सेस करने के लिए, अगर इस क्लास से बाहर इनको एक्सेस करना हो, तो आपको पता है प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं वो एक्सेस नहीं होते ना, प्राइवेट मेथड्स बाहर एक्सेस होते हैं। तो अगर हमने इनको एक्सेस देनी है बाहर, तो हम उसके उसके लिए जावा में आप गेटर सेटर बनाते थे, ठीक है, पब्लिक मेथड्स बनाते थे। जबकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास सी शार्प में, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में बेसिकली इसकी जो भी लैंग्वेजेस हैं, विजुअल बेसिक हो या सी शार्प हो, वो हम हमें एक और कॉन्सेप्ट देती हैं। वो गेटर सेटर जैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। उसको ये प्रॉपर्टी कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज हम इन एट्रीब्यूट्स को भी प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये क्लास का नाम है पेरेंट और उसका जो है ये उसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि इनको हम फिलहाल एट्रीब्यूट्स कह लें या डेटा मेंबर्स कह लें, और प्रॉपर्टीज वो पब्लिक गेटर सेटर हैं जिनसे हम इनको बाहर एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब उनका वो होता क्या है देखें,
आप उसको ऐसे बनाते हैं, एक तो उसको आप पब्लिक रखते हैं, चल उसकी भी रिटर्न टाइप होती है जैसे हमारे जो, जैसे आईडी के लिए हम बना रहे हैं, तो आईडी अगर इंट है तो ये भी इंट होगा, ठीक हो गया। नाम उसका हम आईडी ही रख देते हैं। अब मसला लेकिन ये आता है उसमें, मसला ये आता है कि ये नाम भी सेम है और ये नाम भी सेम है, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं अपना वो, अब ये इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि जब बाहर किसी ने एक्सेस करना है तो वो इस नाम से एक्सेस करेगा, और ये नाम जो है ये क्लास के अंदर ही होगा, यानी कि जो क्लास की बॉडी के अंदर ही एक्सेस। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं कि इन सब के शुरू में हम अंडरस्कोर लगा देते हैं। ये कोई सिंटेक्स की चीज नहीं है, ठीक है, ये सिंपल हमने एक कन्वेंशन है, ठीक है, एक प्रैक्टिस है कि इनको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए हम इन सब के शुरू में अंडरस्कोर लगा देते हैं। और अब ये बन गया, बाहर ये आईडी के नाम से एक्सेस होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें बनती हैं, एक गेट और एक सेट, ठीक है। अब ये जो गेट और सेट है, ये बाहर सेमीकोलन नहीं आता है, इसमें अंदर आता है। इसके इसमें देखें, इसका जो सिंटेक्स है, ये शॉर्टेस्ट सिंटेक्स आपको करवाया है। असल में इसकी तफसील ये है कि जो हमारा गेट है वो क्या करता है, वो इस आईडी को गेट करने के काम आता है। गेट का मतलब होता है कि रिटर्न करवाएगा। और सेट क्या होता है, सेट बाहर से वैल्यू लेकर आता है और इसके अंदर सेट करवा देता है, ठीक है जी। अब ये जो मैंने शॉर्टेस्ट सिंटेक्स इसका गेट और सेट का लिखा है, लेकिन इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स भी है, अगर आप पूरी तरह उसको डिटेल में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसको अगर आप पूरी तफसील में लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल आप ये करते हैं, ये गेट, ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करवाना है हमने, आईडी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी। और जो इसका सेट का ब्लॉक होता है, उस सेट के ब्लॉक में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई है, ये आप ये समझें कि बेसिकली जब हम इसको यूज करेंगे किसी बाहर किसी क्लास में, हम बनाएंगे पेरेंट का ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, और p डॉट ये आईडी में लिखूंगा, क्योंकि p डॉट अंडरस्कोर आईडी लिखा तो वो कहेगा कि ये प्राइवेट एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन मैं p डॉट आईडी जब लिखूंगा तो उससे ये प्रॉपर्टी तक पहुंच गया क्योंकि पब्लिक है। अब p डॉट आईडी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 1, तो इसका मतलब है कि ये सेट हो रहा है। ऐसे करके अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी और उसमें, अभी यहाँ नहीं, किसी और क्लास में अगर मैंने ये किया, ठीक है, और इधर जाके मैंने किया p डॉट आई डी इज इक्वल टू 2, तो ये इसका मतलब है कि ये हमारा, सॉरी, p डॉट आई डी इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि ये हमारा ये वाला आईडी जो है वो एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब इसको तो हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, और ये जो 2 था वो 2 इस आईडी वैल्यू में खुद ब खुद कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अपना मैकेनिज्म है, हमें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली पीछे तो यही काम हो रहा होता है। अब इसके 2-3 सिंटेक्स आपको और भी मिलेंगे, एक मैंने आपको बताया जो शॉर्टेस्ट सिंटेक्स था पहले, और एक इसका ये भी सिंटेक्स है, लेकिन बेसिकली इसके पीछे काम यही हो रहा होता है, गेट और सेट हो रहा होता है, ठीक है। अब ये तो है इसका डिफॉल्ट काम, ठीक है, कि जी उसने इसको रिटर्न करवा देना है एज इट इज, और अगर सेट लिखा होगा तो उसने इसको सेट करवा देना है। अब जो इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में, ये गेटर सेटर के बारे में ये चीज भी है कि जैसे आपको हर डेटा मेंबर का गेटर और सेट दोनों देने की जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज, कोई डेटा मेंबर बाहर से सेट ना हो सके, सिर्फ गेट हो यानी रीड हो सके, बाहर से राइट ना हो सके, राइट से मुराद यानी उसमें वैल्यू असाइन ना हो सके, तो आप उसका सेटर क्या करेंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे, सेटर बनाएंगे नहीं उसका, अब ये रीड ओनली हो गई प्रॉपर्टी।
और अगर राइट ओनली प्रॉपर्टी है तो राइट ओनली का मतलब ये है कि आप उसको सिर्फ बाहर से राइट कर सकते हैं, सॉरी बाहर से राइट कर सकते हैं, उसको रीड नहीं कर सकते, तो आप उसका गेटर खत्म कर देंगे। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, गेट सेट दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है इसमें। और अगर कुछ भी नहीं, कोई भी एक्सेस नहीं देनी, तो फिर आप इसकी प्रॉपर्टी बनाए ना, फिर उसे प्राइवेट रहने। अच्छा, तो मैंने इसका जो आपको ये शॉर्टेस्ट सिंटेक्स बताया था, ये गेट सेमीकोलन और सेट सेमीकोलन। अब इसका मतलब है कि ये इसका डिफॉल्ट उसके साथ के गेट में गेट हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और सेट में जो है वो वैल्यू जो बाहर से आएगी वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी कोई लॉजिक लिखनी है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि गेट जो है वो एज इट इज ना हो, बल्कि आप इसको कोई कन्वर्ट करके या इसको राउंड ऑफ करके या किसी तरह कुछ कुछ करके इसको रिटर्न करवाना चाहते हैं, फ्लोट होता अगर, तो ये कोई लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये कोड, ये ब्लॉक अलग से बनाने पड़ेंगे, यहाँ वो लॉजिक लिखनी पड़ेगी, और फिर अपनी मर्जी की वैल्यू आप जो चाहते हैं वो रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे कि कोई फर्स्ट नेम है, आप चाहते हैं कि जी मैं उसको कैपिटल करके रिटर्न करवाऊं, और सेव आपने जो है नॉर्मल केस में कर रखा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसका जो गेट होगा वहां पे आके आप उसको फर्स्ट नेम भी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो कैपिटल होगा उसको रिटर्न करवाएंगे। तो अगर कोई लॉजिक लगानी है गेट और सेट में, तो फिर ये ब्लॉक्स अलग से बनाने की जरूरत है, वरना खाली गेट सेमीकोलन और सेट सेमीकोलन इस तरह आप लिख सकते हैं, वो गेट और सेट डिफॉल्ट बन जाएगी। अभी तो कोई लॉजिक नहीं लगी हुई, लेकिन अगर लगानी है तो फिर ये ब्लॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह जो है हम सबके लिए जो है वो प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं अपना जनरेट कर सकते हैं, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर वगैरह सबके लिए। ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम। तो उसका तरीका एक और भी है, इसको फिलहाल मैं खत्म कर देता हूं। और आप ये देखें कि इसको मैंने प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया, और ये सारी हाथ से लिखने के बजाय आपको ये विजुअल स्टूडियो एक ये फैसिलिटी देता है कि आप इन सबको सेलेक्ट करें। अगर सबके गेटर सेट दोनों दोनों के गेटर सेट बनाने, तब अगर किसी का गेट किसी का सेट बनाना है, तो फिर बाद में आप उन्हें जाके वो ख़त्म कर सकते हैं कि सिर्फ सेट रखना है किसी का, सिर्फ गेट रखना है। तो वो तरीका ये है कि अगर सबके गेट और सेट जनरेट करना है इकट्ठे, तो आप इसको राइट, ये सबको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इधर से क्विक एक्शंस एंड रिफैक्टरिंग पर आए, और ये देखें ये आ रहा है जनरेट कंस्ट्रक्टर, जनरेट इक्वल्स इक्वल्स एंड गेट हैश कोड, एनकैप्सुलेट फील्ड्स एंड यूज प्रॉपर्टी, एनकैप्सुलेट फील्ड बट स्टिल यूज फील्ड्स। ये है कि एनकैप्सुलेट फील्ड्स एंड यूज प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, मतलब ये है कि जब बाहर से कोई एक्सेस करेगा तो वो प्रॉपर्टीज के थ्रू करेगा, फील्ड्स के थ्रू नहीं करेगा। फील्ड्स ये जो डेटा मेंबर्स हैं इनको फील्ड्स कह रहे हैं, ये जो ये अंडरस्कोर के साथ हमने, तो हम ये वाली ऑप्शन लेंगे कि इनकैप्सुलेट फील्ड्स एंड यूज प्रॉपर्टी। तो ये देखेंगे इसने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो बना दी है, ये वही वाली चीज है, उसको उसने सिंपल इस तरह करके, ये एक और सिंटेक्स है जो मैंने आपको वो गेट और सेट का बताया, आपको बताया कि 2-3 सिंटेक्स के साथ ये वही काम हो रहा है। यानी ये गेट की बॉडी क्या है, गेट किसको अंडरस्कोर आईडी को गेट करना है, और सेट क्या कर, सेट की बॉडी क्या है कि अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू वैल्यू, ये वही ये तीसरा सिंटेक्स आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज के डिफरेंट एग्जाम, ये इसने सिंगल एक ही लाइन में एक प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है। अब ये आपने देखें कि मैंने अंडरस्कोर के साथ किया था, तो उसने अंडरस्कोर खुद हटा दिए। ठीक है, और अंदर जो है वो गेट और सेट क्या हो रहा है, वो अंडरस्कोर वाली यानी फील्ड्स ही हो रही है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन फॉलो करने का सब फायदा ये हुआ है कि उसको उसने ये, क्योंकि ये सी शार्प का अपना जो कोड लिखा हुआ है वो भी इसी तरह होता है कि प्राइवेट जो है वो अंडरस्कोर के साथ होती है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो अंडरस्कोर के बगैर होती है। तो अब ये जो एक क्लास में अभी हमने ये जो मैंने आपको बताया बिजनेस लॉजिक की जो, सॉरी जो बिजनेस मॉडल की हमारी क्लासेस हैं, बिजनेस लॉजिक की नहीं है ये, जो बिजनेस मॉडल की हमारी क्लासेस हैं, इनके अंदर असल में हमारे पास सिर्फ जो है वो डेटा मेंबर्स हैं और इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। एक काम हम इसके अंदर और करेंगे कि हम अगर कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर बना सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज कर देता है, अगर आपने खुद कोई कंस्ट्रक्टर बनाना है तो वो भी सेट हो सकता है। तो एक कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि अगर हम वैल्यू सप्लाई करेंगे तो वो सेट हो सकते हैं, नहीं जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। तो ये जनरेट कंस्ट्रक्टर, ये देखिए मैंने फील्ड्स को सेलेक्ट करके क्योंकि किया है, तो ये जनरेट कंस्ट्रक्टर ये बता रहा है ये कंस्ट्रक्टर हमारा आ गया। ठीक है जी, ये जब हम करेंगे पब्लिक सॉरी पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, तो उसके अंदर हम जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं उस वक्त हम ये वैल्यूज पास करेंगे, तो वो ये यहाँ पे असाइन हो जाएंगे।
ठीक है, ये फील्ड्स को असाइन हो रही है। और जब हम बाहर से गेट करेंगे बाद में, तो ये इन बगैर अंडरस्कोर के जो हमने नाम रखे हुए, अब ये नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसका नाम आईडी के बजाय आइडेंटिटी रख सकते हैं, फर्स्ट नेम के बजाय कुछ और रख सकते, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, यहाँ आपने एफ नेम रखा हुआ है, इधर आप फर्स्ट नेम कर दें। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज के नाम है ये रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि ये बाहर आउटसाइड द क्लास एक्सपोज होने दूसरी क्लासेस में। तो इस वजह से उनको समझ आने चाहिए जिसने इस क्लास को नहीं भी लिखा और वो इसको यूज करना सिर्फ चाहता है, जैसे हम बिल्ट इन कोड को यूज करते हैं, हम उसको लिखते नहीं है। तो उनको ये चीजें समझ आनी चाहिए, इसलिए इनके नाम प्रॉपर रखने चाहिए। अंदर फील्ड्स के नाम आप जो मर्जी यूज कर रखे हैं। तो ये हमने फिलहाल इतनी क्लास बना के छोड़ दिए। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल चाइल्ड की क्लास बनाते हैं और उसमें पेरेंट का, वहां पे तो पेरेंट का आईडी आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ हमने पेरेंट का आईडी रखना है या पूरे का पूरा पेरेंट का ऑब्जेक्ट रखना है, अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप प्रॉपर्टीज को समझ लें कि सी शार्प में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनको किस किस तरीके से बनाया जाता है, गेट और सेट क्या होता है, रीड ओनली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट ओनली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये जो है हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी जगहों पे ये यूज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बिजनेस मॉडल की जो क्लासेस हैं इनको हम यूज कैसे करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इसको बनाते कैसे, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।